नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताज़ा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की हैं और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार द्वारा जारी नए अपडेट के अनुसार सहारा इंडिया के पीड़ित जमाकर्ताओं को जल्द ही 50,000 रुपए तक की रिफंड राशि वापस मिल सकती है। इसके लिए निवेशकों को आधिकारिक रिफंड पोर्टल पर जाकर अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा दर्ज करना होगा, जिसके सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों और निर्माण श्रमिकों को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा वापस लौटा दी है। 29 जून से बिना सुरक्षा दफ्तर जा रहे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे राधाकृष्ण किशोर ने शनिवार से अपने आवास के बाहर से भी गार्ड को हटवा दिया है। हालांकि अब प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षाकर्मी दूर से ही उनकी निगरानी कर रहे हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शनिवार को अवकाश के दिन भी बिना सुरक्षा कर्मियों के प्रोजेक्ट भवन स्थित राज्य सचिवालय पहुंचे। उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। सहयोगियों के साथ अपने चैम्बर में उन्होंने जरूरी काम निपटाए। इस दौरान पत्रकारों के बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी रहने दें, 4 दिन बाद बोलूंगा, सभी विषयों पर खुलकर बातें होंगी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अपनी सुरक्षा को लेकर जिद पर अड़े हैं। इसे लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राधाकृष्ण किशोर को सलाह दी है कि वो डीजीपी साहब को पत्र लिखने की जगह एएसआई अजय सिंह के दरबार में अपनी बात रखें। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राधाकृष्ण किशोर जी, आप भी किन कागजी चक्करों में फंसे हुए हैं। आप जवानों को बैठाने के लिए डीजी साहब को पत्र लिख रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि झारखंड पुलिस में डीजी और आईजी की अब कोई हैसियत ही नहीं बची है। पूरा पद अनुक्रम ध्वस्त हो चुका है। मेरी बात मानिए, सीधे अजय सिंह के दरबार में अर्जी लगाइए। आपका गाड़ी, गार्ड, एस्कॉर्ट सब एक झटके में अलॉट हो जाएगा। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। उद्योग विभाग की ओर से शनिवार को जारी ड्राफ्ट पर राज्य भर में सारे स्टेक होल्डर्स से इस संबंध में सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की गई हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार ने इसके लिए वित्तीय रियायतों से लेकर मजबूत बुनियादी ढांचे तक का बेहद आकर्षक रोड मैप तैयार किया है। नीति में कम से कम 25,000 लोगों को रोजगार और 1 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध करा रही है। मासिक टेस्ट के लिए प्रश्न पत्रों की बात करें या फिर शिक्षकों को सिलेबस उपलब्ध कराना, सभी सामग्री ऑनलाइन भेजी जाती है। क्वेश्चन बैंक, सावधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आदि भी डिजिटली उपलब्ध कराए जाते हैं। ई विद्यावाहिनी पोर्टल तथा गुरुजी ऐप के माध्यम से ये डिजिटल शैक्षणिक सामग्री स्कूलों, मरीजों और उनके स्वजनों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एम्स देवघर ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। संस्थान ने सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के साथ अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक विश्राम गृह के निर्माण एवं संचालन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल से दूर दराज क्षेत्रों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफ़ायती ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। एम्स परिसर में लगभग 935 वर्ग मीटर भूमि पर प्रस्तावित इस विश्राम गृह में 100 लोगों की क्षमता वाला डॉर्मेट्री, 20 अलग अलग कमरे तथा 100 लोगों की क्षमता वाला डाइनिंग हॉल बनाया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब झारखंड के मौसम पर भी दिखने लगा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आज रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग ने खासकर 7 जुलाई को राजधानी रांची समेत 6 जिलों में भारी बारिश की होने की संभावना जताई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 1,000 करोड़ रुपए के निवेश और उससे 20,000 से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने की तैयारी में है। इसे लेकर झारखंड टेक्सटाइल, अपैरल और फुटवियर नीति 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है। नई नीति के तहत राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, आजीविका व्यवस्था मजबूत होगी और सामाजिक आर्थिक बदलाव को बढ़ावा मिलेगा। ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि राज्य के पास जो क्षमताएं हैं उसका भरपूर फायदा नई नीति से मिलेगा। केंद्र की पीएम मित्रा योजना की तर्ज पर नए टेक्सटाइल/अपैरल पार्क विकसित हो सकेगा। पार्क में प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, डिजाइन और वेयरहाउसिंग जैसी सुविधाएं होंगी। झारखंड सरकार के झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ने एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड और ग्राउंड हैंडलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह पहल राज्य में विमानन क्षेत्र को सशक्त बनाने और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। संस्थान की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उम्मीदवार सोमवार 6 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से भरपूर झारखंड में इको टूरिज्म के जरिए अर्थव्यवस्था को गति देने की पहल की जा रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने रांची जिले के जोन्हा में इको टूरिज्म की पहल की है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोन्हा का दौरा किया था और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया था। अभी दुमका जिले में मयूराक्षी नदी के किनारे इको टूरिज्म चलाया जा रहा है। यहाँ इको फ्रेंडली कॉटेज में रहकर पर्यटक मयूराक्षी नदी पर बने बांध और वहाँ के वन क्षेत्र को देखते हैं। झारखंड की जनता के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रिम्स 2 की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। बीते दिनों इसके लिए कैबिनेट से करोड़ों की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इस संबंध में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मधुपुर के खलासी मोहल्ला स्थित अपने आवासीय कार्यालय परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में एक घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को झारखंड विधानसभा सत्र से मंजूरी मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले के बरकठा अंचल के मौजा बेरोकला की 117.68 एकड़ जमीन के मामले में आदेश दिया है। अदालत ने विवादित जमीन पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 118 रैयतों की जमाबंदी रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने लक्ष्मण कुमार दास व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। अदालत ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस और आईटी आधारित विकास का अपना विजन राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करेगी। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य का डिजिटल रोड मैप पेश करेंगे। इसमें आईटी, आईटीईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के जरिए झारखंड को निवेश और डिजिटल नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने की रणनीति रखी जाएगी। 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश की करीब 100 अग्रणी टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ तथा झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों के लिए 50 घंटा का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसके तहत शिक्षकों के लिए 30 घंटा का ऑनलाइन और 20 घंटा का ऑफलाइन प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 23 अप्रैल से शुरू किया गया था। इसकी समय अवधि 21 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। झारखंड सरकार ने झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2026 तैयार कर लिया है। नई नीति का उद्देश्य राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना और कम से कम 25,000 नए रोजगार सृजित करना है। इसके लिए उद्योगों को पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, एसजीएसटी रीइंबर्समेंट, स्टैंप ड्यूटी, पेटेंट, गुणवत्ता प्रमाणन और क्लस्टर विकास समेत कई वित्तीय व गैर वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है। नीति में खनिज आधारित उद्योगों के साथ टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, मेडिकल डिवाइस, आईटी, एमएसएमई और निर्यात आधारित उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया है।
झारखंड सरकार ने राज्य में वस्त्र उद्योग को नई गति देने के लिए झारखंड टेक्सटाइल अपैरल एंड फुटवियर पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है। नई नीति का उद्देश्य राज्य में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 20,000 से अधिक नए रोजगार सृजित करना है। साथ ही झारखंड को पूर्वी भारत का प्रमुख टेक्सटाइल, अपैरल और फुटवियर हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में 8 व 9 जुलाई को आयोजित इन्वेस्टर समिट में इसे जारी किया जाएगा। देश के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 4 जुलाई का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। गुजरात के साणंद स्थित सीजी सेमीकॉन ओसैट प्लांट से पहली मेड इन इंडिया कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप की पहली खेप अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर जमशेदपुर की बेटी तनीषा गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद कर पूरे झारखंड का मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में झारखंड से आई बेटियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका आत्मविश्वास, सीखने की क्षमता और तकनीकी समझ उन्हें बेहद प्रभावित कर गई। झारखंड के देवघर जिले के युवाओं के लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर सामने आया है। डीसी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में गृह रक्षा वाहिनी भर्ती प्रक्रिया को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि भर्ती के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया जुलाई 2026 के मध्य से शुरू कर दी जाएगी। वहीं राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सकुशल समापन के बाद फिजिकल टेस्ट, शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और चयन की आगे की कड़ियां शुरू की जाएंगी। एम्स देवघर ने मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत संस्थान परिसर में विश्राम गृह का निर्माण और प्रबंधन किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रोफेसर नितिन गंगने, उपनिदेशक प्रशासन लेफ्टिनेंट कर्नल अभिक दास और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर देवानंद झा मौजूद थे। राजकीय श्रावणी मेला 2026 को सुरक्षित, सुगम और आध्यात्मिक रूप से यादगार बनाने के लिए शनिवार को देवघर सर्किट हाउस में बिहार और झारखंड के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की एक हाई लेवल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक हुई। संताल परगना के आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के बीच सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात और आपदा प्रबंधन को लेकर साझा रणनीति तैयार की गई। बाबा बैद्यनाथ के भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के हिसाब से 2 महत्वपूर्ण विषय पर आम सहमति बनी है, जो सावन के बाद संभवतः लागू हो जाएगा। अब श्रावणी मेला ही नहीं, मेला के बाद सालों भर देवघर बाबा मंदिर में बाह्य अर्घा की व्यवस्था भी रहेगी। भीड़ से परहेज करने वाले और कम समय में जलार्पण कर लेने की मनसा रखे भक्तों को सुविधा होगी। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। जिला प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों ने सर्वसम्मति से इस पर निर्णय ले लिया है। झारखंड प्रदेश इंटक की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू को इंटक का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके पूर्व झारखंड प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक एवं महाधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बताया गया कि कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन इंटक के राष्ट्रीय महासचिव NG अरुण ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनिर्वाचित झारखंड प्रदेश इंटक अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू ने की। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरायकेला खरसावां जिला समिति की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक रविवार 5 जुलाई 2026 को कुचाई स्थित मानकी मुंडा भवन में संपन्न हुई। जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से स्थानीय विधायक दशरथ गागराई शामिल हुए। बैठक में पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्यों, जिला पदाधिकारियों, विभिन्न विंग्स के प्रतिनिधियों और जिले के सभी प्रखंडों से पहुंचे सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और हर वर्ग की भागीदारी तय करने के लिए रणनीति बनाई गई। मशहूर पंडवानी गायिका, पद्म विभूषण, महान लोक गायिका तीजन बाई भले ही अपनी अनंत यात्रा पर निकल गई हों, लेकिन लौह नगरी जमशेदपुर के कला प्रेमियों के दिलों में उनकी ओजस्वी आवाज हमेशा धड़कती रहेगी। शहर के सांस्कृतिक जगत के लिए उनका देहांत सिर्फ एक महान कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि उस बुलंद आवाज का शांत होना है जिसने वर्ष 2014 में यहाँ के हजारों विद्यार्थियों के भीतर भारतीय लोक संस्कृति का गहरा बीज बोया था। उनका वो ऐतिहासिक जमशेदपुर प्रवास आज भी शहर की स्मृतियों में पूरी तरह ताज़ा है।